नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर जीएस तथा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास का एक चैप्टर है मोहम्मद गोरी के बारे में। इसके पहले हमने भारत पर अरबों का आक्रमण प्लस भारत पर तुर्कों का आक्रमण, इस्लाम धर्म का उदय, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। और ये जो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं हम एक क्रम से पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें कोई इधर उधर कुछ भी नहीं है। अगर हम सीरियल बाय सीरियल पढ़ते जाएंगे, इसके बाद सल्तनत कालीन हो गया, उसके बाद मुगल कालीन हो गया, सब कुछ देखेंगे हम और इस तरह से आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम नामक व्यक्ति था, ठीक है दोस्तों। उसने क्या किया कि गजनी के पास एक गौर नामक राज्य की स्थापना किया। अब ये गजनी कहाँ है? तो जो अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा था ना, ये हमारे भारतवर्ष में था। कहाँ था? भारत में था। और अफ़गानिस्तान का जो लास्ट क्षेत्र था, मुल्तान जिसको बोलते थे, ये पूरा टोटल मुल्तान तक हमारा ही क्षेत्र था, भारत में ही था। तो मुल्तान के जस्ट आगे गजनी राज्य पड़ता था। तो उसी गजनी में गौर नामक राज्य की स्थापना किया। कब? 1163 में। किसने किया? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने। मोहम्मद गोरी ने नहीं, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम नामक व्यक्ति ने किया, ठीक है। और फिर क्या किया कि 1163 में गौर राज्य की स्थापना करने के बाद अपने छोटे भाई को वहाँ का राजा बना देता है। इसके छोटे भाई का नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है, लंबा नाम है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, या फिर उसी को मोइजुद्दीन भी बोलते हैं तथा उसी को बोलते हैं मोहम्मद गोरी। इसका मतलब मोहम्मद गोरी उसका भाई था और वहीं मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम हो चाहे मोइजुद्दीन, सब एक ही नाम है, ठीक है, एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। लेकिन अभी भी वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो तुर्क मूल निवासी थे, वे वहीं पर रहते थे, ठीक है। तो उनसे लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते थे। फिर क्या हुआ कि 8 साल 10 साल बाद वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उनको मार के भगा दिया, जो मूल रूप से रहते थे वहाँ के तुर्क, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। अब ये सोचे कि हम चलें दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनको अपना साम्राज्य का विस्तार करें। तो ये इसी उद्देश्य से, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया 1175 में। कब? 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, 1176 में सिंध पर आक्रमण किया। कहाँ पे? सिंध पे, मतलब जो पश्चिमी वाला क्षेत्र था ना, तो टोटल का टोटल हमारा मतलब भारत ही था अफगानिस्तान वाला लेते हुए। तो अफगानिस्तान जो था, अफगानिस्तान के पास जो लास्ट वाला हिस्सा था मुल्तान था, वहाँ से मुल्तान जीता। फिर उसके बाद सिंध के पास आया, यहाँ पर युद्ध किया। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, 2 साल बाद फिर युद्ध करता है 1178 में, गुजरात पर आक्रमण करता है सीधे। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में एक राजा रहते हैं भीमदेव द्वितीय, या फिर इन्हीं को मूल राज द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ आप यहाँ कन्फर्म कीजिए पहले, एक भीमदेव जो प्रथम थे ना, जिन्हें मूल राज प्रथम बोलते हैं, वो क्या किए थे कि वो 1024-1025 के आसपास महमूद गजनवी से युद्ध लड़े थे। किससे? महमूद गजनवी से, जिसमें कि उनके हारने के बाद वहाँ पर सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। 1024-25 की बातें हो रही है, बट देखिए 1178, 150 साल का अंतर है। ये मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी से और भीमदेव द्वितीय से लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पर माउंट आबू के पास में ये हार जाते हैं। कौन हार जाता है? मोहम्मद गोरी हार जाता है, ठीक है। भीमदेव से मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा कि जो माउंट आबू है ये तो राजस्थान स्थान के पास, ऐसा नहीं दोस्तों, उसमें गुजरात ही क्षेत्र था वो, ठीक है, बहुत बड़ा प्रांत था। आज हमारे सामने 28, 29, 30 जो भी राज्य हैं, लेकिन उस समय उनका इतना बड़ा वो नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। गुजरात हम एक तरह से बोल देते हैं, बट वो बहुत विस्तृत एरिया में फैला हुआ था, काफ़ी लंबा चौड़ा में। फिर 1 साल बाद ये 1179 में पेशावर पे युद्ध कर दिए, पेशावर में युद्ध किया और वहाँ पर भी जीत गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मानते नहीं है, मोहम्मद गोरी जो है ये लड़ाई करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था साम्राज्य का विस्तार करना। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से निकले हो तो आप युद्ध नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे आप, कैसे साम्राज्य का विस्तार करोगे? तो वही होगा। उसके बाद फिर 1181 में लाहौर पे कब्जा कर लिया, 1189 में भटिंडा पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1191 में आते हैं और इनका सामना एक बहुत ही, क्या बताएं, वीर राजा से होता है,
बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रतापी राजा से इनका सामना होता है, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की मुकाबला होती है पृथ्वीराज चौहान से। और इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान हरा देते मोहम्मद गोरी को, लेकिन पता है यहाँ पर हराने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी को इन्होंने छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। मतलब जाओ खाओ जियो खाओ, आयो साम्राज्य विस्तार करने, अब मान जाओ, ठीक है। लेकिन इनकी यही गलती, यही छोटी सी मिस्टेक इनके लिए बहुत बड़ी घातक साबित होगी दोस्तों। मोहम्मद गोरी को मार देना चाहिए, बट इन्होंने छोड़ दिया। और मोहम्मद गोरी को छोड़ देने की वजह से मोहम्मद गोरी ने इसका मतलब बहुत बड़ा इसकी कीमत एक तरह से चुकवाने को मजबूर कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 1192 एक साल बाद फिर लड़ाई होती है, किससे? मोहम्मद गोरी से और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर लड़ाई होती है। देखिए अभी 1191 में हारा था मोहम्मद गोरी, इसको पृथ्वीराज चौहान ने दया करके छोड़ दिया था, बोला जा मजे ले, बट मोहम्मद गोरी माना नहीं। वो दोबारा आ गए 1192 से लड़ाई करने पृथ्वीराज चौहान से। इसमें क्या हुआ कि इस बार थोड़ा सैन्य संगठन अपना मजबूत करके आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। अब देखिए दोस्तों, यही हुआ ना कि मैंने पहले ही बोला था ना कि पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में इसको अगर मार डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको माफ़ करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसकी गलती का नतीजा ये हुआ कि इनकी हत्या कर दी गई, इनकी आंखें फोड़ दी गई, बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया गया पृथ्वीराज चौहान पे। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो हार जाते हैं ना, तो क्या हुआ कि ये मोहम्मद गोरी जो था, इनकी दोनों आंखें फोड़वा दिया, दोनों आंखें निकलवा दिया। क्या बोलते हैं कि एक जलते हुए लोहे को गर्म करवाया, एकदम हीट, और उसकी आंखों में कुचवा करके उनकी आंखें फोड़वा दिया। दोस्तों आप सोच सकते हो, अगर एक सुई आपको मात्र कहीं भी शरीर में चुभाया जाए तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। चलो सुई की तो छोड़िए, अगर मान के चलो आप कुछ भी एक चींटी काट लेती तो आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एक दिन तो वहाँ फूल जाता है, उसमें फार्मिक अम्ल चला जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बर्दाश्त के बाहर होता है। बट एक बात बताओ, आप किसी लोहे को आप गर्म करोगे, गर्म करने के मतलब लाल लोहा आँखें में कोचोगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति पे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये सब झेलना पड़ा, उनकी आंखें फोड़ दी गई। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया सैनिकों को, पृथ्वीराज चौहान को मेरे सामने लाओ, मेरे दरबार में पेश करो। पृथ्वीराज चौहान को सैनिक दोनों हाथों से पकड़ के लेके आए दरबार में। तुम मोहम्मद गोरी क्या बोलता है, सुना है कि तुम शब्द भेदी बाढ़ चलाते हो। ये सब लगे दरबारी जो थे उनके राज्य के, मतलब जो भी थे मोहम्मद गोरी के आसपास के, उसके जो भी दरबारी मंत्री नेता जो भी है आपका बोल लें, मंत्री संतरी, तो ये सब हंसने लगे उपहास उड़ाने, किससे? पृथ्वीराज चौहान का। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला कि ठीक है तुम तो मरोगे वैसे भी, लेकिन हम पहले देखना चाहते हैं कि तुम ये जो शब्दभेदी बाढ़ चलाते हो एक बार हमारे ऊपर चला दो, हम मान जाएंगे। तो वहीं पे उनके पास चंद्रबरदाई भी खड़े थे, पृथ्वीराज चौहान के पास चंद्रबरदाई खड़े थे। दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है ना, इन्होंने ही लिखा है, इसमें पृथ्वीराज के सारा वृत्तांत, जो भी जीवन घटनाएं हैं, सारे वृत्तांत इन्होंने ही लिखा है। तो वहीं पर खड़े थे, इनको एक तीर धनुष दिया गया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। इनकी आंखें ऑलरेडी फोड़ लेगी थी और बोला गया कि लो चलाओ शब्द भेदी बाढ़ और मेरे को मार डालो। मोहम्मद गोरी ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ क्या सच में शब्द भेदी बाढ़ चलाते हो, अगर चलाते हो तो मैं तुमको एक मौका देता हूँ, इस तीर से मेरे को मार डालो। अब ऑलरेडी इनकी आंखें तो फोड़ दी गई थी, अब इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो चंद्रबरदाई थे इन्होंने एक मतलब इशारा किया, एक वाक्य बोला। उन्होंने बोला 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाढ़ छोड़ दिया और जा करके गले में लग जाते, किसके? मोहम्मद गोरी के, और वहीं वो तड़प के मर जाता है। और फिर चंद्रबरदाई ने अपना कटार निकाला और वहीं पर उनकी हत्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान की, और प्लस अपनी भी हत्या कर लेते हैं। दोनों लोग मारे जाते हैं, प्लस उधर मोहम्मद गौरी भी मारा जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात में कितना सच्चाई है ये तो नहीं पता, क्योंकि आगे जो चलकर मतलब बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि नहीं बच गया था मोहम्मद गौरी, और बहुत लोग मानते हैं कि नहीं बचा था, मारा गया था, ठीक है।
कहीं कहीं पुस्तकों में दिया है, ये घटना वर्णित की गई है, लेकिन कहीं कहीं कई पुस्तकों में ये दिया है कि जब ये बाढ़ छोड़ रहे थे ना, तो उसी समय उनके बगल में एक बहुत तेज घंटा बजा। किसके? मोहम्मद गौरी के बगल में एक घंटा बजा। और ये जो बाढ़ जो थी, जब तीर छोड़ी गई ना, तो उस घंटे को आवाज़ को सुनकर उस घंटे बजा के टकरा गई और घंटे के 2 टुकड़े कर दिया। बहुत बड़ा घंटा था और ये जो मोहम्मद गौरी था ये बच गया। तो क्या सत्य है कोई जानता नहीं है, क्योंकि अब आधे जो विद्वान इतिहासकार है वो कुछ और कहते हैं कि हाँ मारा गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि घंटे पर लग गया, घंटे के 2 टुकड़े हो गए और पृथ्वी ये बच गया। लेकिन हमें अगर इतिहास के हिसाब से देखें, हम सरकारी इतिहास के हिसाब से, तो इसकी मृत्यु जो है 1206 में खोखरो जनजाति द्वारा की गई, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो आगे उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग मर जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। लेकिन दोस्तों ये जो घटना वर्णित है ना, जिससे हम लोग मतलब इस घटना के बारे में पता चलता है, ये क्या है कि ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ है, उसमें मतलब ये चीज़ें वर्णित है। लेकिन ये जो घटना हुई है पृथ्वीराज चौहान के मरने की और ये शब्दभेदी बाढ़ वाला, इस घटना से पहले ये चंद्रबरदाई जो थे अपनी पुस्तक को जो है अपने पुत्र को दे दिए थे, और उनके पुत्र ने ही इस घटना का वर्णन किया था चंद्रबरदाई पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आइए आगे देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, और ये हुआ था गोरी और कन्नौज का एक शासक था जयचंद। आप आजकल एक उदाहरण सुनते होंगे कि अरे यार जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है, तो उसका जो उदाहरण है ना, हम दोस्तों इसी के नाम पे से सुनते हैं, यही वो जयचंद है जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है कि जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद का मतलब होता है गद्दार होता है। इसी ने, ये जो जयचंद है ना, इसी ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित किया था, बोला था आइए सर, आइए आपका भारत में स्वागत है, राजाओं से लड़िए, युद्ध करिए, मारिए काटिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम भी आपके साथ हैं। तो इसी ने आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ये अपने भारत देश का ही है, यही एक गद्दार था, ठीक है, इसी ने बुलाया था मोहम्मद गौरी को। और फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी पता था ये गद्दार है, जो अपनों का नहीं हुआ दूसरे को कैसे हो सकता है। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान जब मर गए, तो उसके बाद 1194 2 ही साल बाद इस पर आक्रमण कर दिए, और आक्रमण करके इसका भी काम तमाम कर डाले, काम ही खत्म कर दिए इसका, जयचंद का। तो इस तरह से इसने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे युद्ध लड़े, ठीक है, आप लोग देखें, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अगर हम तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो मोहम्मद गौरी को, किसको, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। जबकि गजनवी जो था ये मतलब मोहम्मद गौरी से पहले आक्रमण किया था, ठीक है ना, 100-150 साल पहले आक्रमण किया था। तो उसने आक्रमण तो जरूर किया था, बट संस्थापक उसको हम नहीं मान सकते कि भारत में उसने तुर्की साम्राज्य की संस्थापक मतलब स्थापना किया, उसको नहीं मानेंगे। वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही मानेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि तुर्की साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गौरी थे। कौन थे? मोहम्मद गौरी। और दोस्तों ये इसने सिक्का चलवाया था जिसपे कि एक साइड में देवी लक्ष्मी का आकृति था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देता है एग्जाम में कई बार। और जबकि गजनवी ने भी सिक्का चलवाया था, उसमें क्या था कि उस एक तरफ अरबी भाषा में लिखा था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में, तो दोनों को याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन करके आप लोग गलत कर दो। और इसके कई गुलाम थे दोस्तों, इसने क्या किया था कि कई गुलामों को खरीदा था। तो इस तरह से इसके कई गुलाम थे, लेकिन जो थे 2 मुख्य थे गुलाम, ठीक है, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे का नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो इसमें से जब ये गजनी जा रहा था तो इसने सारा जो अपना धन संपत्ति है जो, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये क्या काम करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर लड़ाई करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ले करके मोहम्मद गौरी पंजाब हरियाणा में इधर अभी लड़ाई करता है। तो एक इसका जो ये था ना गुलाम, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये इतना ख़तरनाक था और इतना अजीब माइंड का था ना कि क्या बताएं।
अभी ये पंजाब हरियाणा में लड़ रहे थे, लेकिन उसके पहले ही ये बोला कि अरे इधर हम क्या लड़ेंगे, सीधे अब पहुँच चलो बंगाल बिहार में। ये बिहार बंगाल की तरफ लड़ते लड़ते बंगाल बिहार तक पहुँच गया। वहाँ पर एक राजा थे, राजा लक्ष्मण सेन, उन्होंने देखा तो वो डर के भाग गए। वो डर के भाग गए और भागने के बाद क्या किया कि इसने उनका कब्जा कर लिया वहाँ पर। और ये वही लक्ष्मण सेन थे जिनके दरबारी कवि को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो फेमस भी हैं। कवि जयदेव थे, ठीक है, और उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, तो लक्ष्मण सेन के ही दरबारी कवि थे। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की बात करें तो ये इतना क्या बताएं, इतना दुष्ट आदमी था ना, इतना नीच प्रवृत्ति का था कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आज हमारी भारत की दुर्दशा हो रही है, लेकिन प्राचीन समयों में भारत का अगर गौरव गाथा सुनोगे आप लोग तो गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज के समय जो देश वैज्ञानिक तरक्की कर रहे हैं, तो ये जो तरक्की कर रहे हैं ना, तो इससे मतलब 1000, 2000, 10,000, 20,000 साल पहले, 4000, 5000 साल पहले हमारा भारत ये सब चीज़ें वैज्ञानिक तरक्की कर चुका था। जो भी दुनिया का अगर हम ज्ञान की बात करें तो दुनिया का कोई मतलब जितनी भी संपूर्ण ज्ञान था वो हमारे भारत में ऑलरेडी ये सब चीज़ें थी। जो वैज्ञानिक आज सूर्य के बारे में बोलते हैं, पृथ्वी के बारे में बोलते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य चक्कर लगा रही है, तमाम चीज़ें सोलर सेल के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भारत में पहले ही जो बड़े बड़े थे लोग, उन्होंने पहले ही मतलब ये सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। ऑलरेडी यहाँ पर इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे कि विदेशों से लोग आकर पढ़ने आते थे, ठीक है, लेकिन उन सब गौरव गाथा को नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? इस इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या हुआ ना कि इसने नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालयों पर मतलब हमला बोल दिया और वहाँ एकदम क्या आप एकदम तहस नहस कर दिया, किताबों को फाड़ा फूड़ जला जुला दिया एकदम। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दी। अरे उसमें इतनी पुस्तकें थी दोस्तों कि 6 महीना तक आपका नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। संपूर्ण ज्ञान जो था उस किताबों की संपूर्ण ज्ञान उस नालंदा विश्वविद्यालय में थी। उस टोटल जब आग लगाया तो 6 महीने बोला जाता है कि वो विश्वविद्यालय जलता रहा। सोचिए कितनी किताबें थी। किताबें किस चीज़ की थी? आखिर ज्ञान की तो थी, आयुर्वेद की थी, वैज्ञान की थी, ठीक है, ज्योतिष की थी, तो कई प्रकार की इस तरह से किताबें थी। तो सोचिए जब उस समय इतना ज्ञान रहा होगा हमारे भारत के पास, तभी तो आज जब खुदाई उदाई होती है तो कितनी विज्ञान की अवशेष निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और क्वेश्चन आता भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वो किसने जलाया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दोस्तों एक और बख्तियार खिलजी हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बट ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में आ जाए तो पूरा नाम देखकर मारिएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और उसके बाद क्या होता है ना कि जब ये मोहम्मद गोरी जा रहा था, अपने गजनी राज्य जा रहा था, सब कुछ अपना सौंप दिया था अपने गुलामों को कि हाँ लो अब तुम लोग यहीं पर राज्य करो, हमने जितने प्रदेश जीती हैं उन सबको ले लो तुम लोग और यहाँ पर अच्छे से अपना राज्य करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और भी गुलाम हो गए, इधर उधर सबको अपना राज्य बांट दिया। बांटने के बाद ये गजनी जा रहा था, तभी क्या हुआ कि रास्ते में सिंधु नदी किनारे खोखरो जनजाति रहती है, वो इसको परेशान करने लगी मोहम्मद गौरी को। तो उस समय तो कुछ बोला नहीं, जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के गजनी भाग गया, लेकिन इसको बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा आया था इन जनजातियों पर। अब बोला कि इसको हम पीट पाट के जाएंगे, अब दोबारा वापस आएंगे तो पहले इसको पीटेंगे इन जनजातियों को, उसके बाद ही चैन की सांस लेंगे। फिर वहाँ पर गजनी गया, वो गजनी से वापस आया और ये लोगों से लड़ाई कर दिया, खोखरो जनजाति से। और ये दोस्तों जो जनजाति थी इतनी खतरनाक थी ना कि बहुत नुकसान कराया, बहुत नुकसान किया इन लोगों का। और इसको मतलब तीर से इतना घायल घुयल कर दिए थे कि 1206 में सिंधु नदी के किनारे ही इसकी मृत्यु हो जाती है। दैमक नामक एक जगह है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने मोहम्मद गौरी के बारे में जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा सल्तनत कालीन, हम उसके बारे में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद नहीं है डिसलाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।